अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 26 ज़िलक़अदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे फातिहा तमाम कुरान में सवाब व अजर के एतबार से अफजल है। और अब सुर्खियां। वज़ीर आला जगन ने जारी की अम्मावड़ी स्कीम की रकम 82 लाख से ज्यादा तलबा उठा रहे हैं फायदा। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के काफिले की हैदराबाद से रवानगी। 377 आज़मीन हज जिद्दा पहुंचे। महाराष्ट्र के बागी एमएलएस को नाअहल करार देने का मामला। शिंदे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हुकूमत को नोटिस। महाराष्ट्र के बागी एमएलएस को नाअहल करार देने का मामला। शिंदे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हुकूमत को नोटिस। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के काफिले की आज शमशाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब के शहर जद्दा के लिए रवानगी अमल में आई। कर्नूल, नेल्लूर और गुंटूर के आज़मीन हज को नामपल्ली हज हाउस से बसों के जरिए एयरपोर्ट विदा किया गया था। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सदर नशीन गौसुल आजम ने आज़मीन हज को विदा किया। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, आंध्र प्रदेश के एमएलसी शेख मोहम्मद इकबाल और दूसरे मौजूद थे। आज जुमला 377 आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के मजीद काफिले हैदराबाद से रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को सब्सिडी फराहम की जा रही है। बहुत बड़ा फरीज़ा अदा करने हमारे भाई और बहनें जा रही हैं। अल्लाह आप चाहते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करें तो मेरे आका की मुबारक ज़बान इस सलाम का जवाब को कबूल फरमा। आंध्र प्रदेश से मुकद्दस हज सफर के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज में बेशतर पहली मरतबा हज की सादत हासिल कर रहे हैं। हज के सफर को रवाना होने पर आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज में खुशी की लहर देखी गई है। आज़मीन हज अपने गुनाहों की मगफिरत के साथ साथ आलम इस्लाम में इस्तेहकाम के लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा अमन आलम, मुल्क व रियासत में खुशहाली के लिए दुआ कर रहे हैं। आज़मीन हज ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और उनकी तरक्की के लिए भी दुआ करने का ऐलान किया है। उन हाजियों को मैं तहे दिल से सलाम करता हुआ और उनको मैं उनके हक में दुआ करता हुआ और उनसे दुआ की तलब करता हुआ, क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश के आवाम के लिए, हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब के लिए और तमाम हिंदुस्तान की आवाम के लिए जो हालात आज गुजर रहे हैं, उन हालात से हमारा हिंदुस्तान हटकर एक मजबूत हिंदुस्तान बनने के लिए मैं दुआ करता हुआ नेल्लोर, गुंटूर, कर्नूल के हुज्जाज इकराम यहाँ से हैदराबाद हज हाउस से रवाना हुए हैं। यहाँ बेहतरीन इंतज़ामात हमारे हज कमेटी चेयरमैन गौसुल आज़म साहब 3 दिन से रहकर, हमारे मेंबरान हज कमेटी के यहाँ रहकर तमाम जो भी इंतज़ामात करना है कर रहे हैं। हाजियों से हाजियाँ काफ़ी दुआ देकर हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब के लिए, हमारे सरकार के लिए, यहाँ तेलंगाना की सरकार के लिए भी काफ़ी दुआएं देकर जा रहे हैं। हमने भी उनसे गुजारिश की है वहाँ जाकर भी दुआ करें हमारे सरकार के लिए, जगन साहब की सरकार के लिए और तमाम आंध्र प्रदेश की बहबूदी के लिए और सुकून अमन के लिए भी दुआ करें। हमारे हिंदुस्तान में सुकून अमन के लिए। पहली बार बहुत खुश महसूस कर रही, अल्लाह के घर जा रही। पहली बार ही डाले ही, पहली बार ही आ गया है हमको, इसलिए बहुत खुशी, बेइंतहा खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं। अल्लाह आप सब लोगों की हमारे खिदमत में ये करती हैं, दुआ करने के लिए हम भी अल्लाह के पास दुआ करने के लिए जाते हैं। हाँ, ज़रूर करती हैं, हमारे स्टेट के लिए, हमारे मुल्क, हमारे कर्नूल के लिए, सब के लिए दुआ करती हैं। खादर बादशाह नेल्लोर, आरिफा नेल्लोर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या पहले बार जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर गवर्नमेंट अच्छे तरह से हम लोग को सहूलत देकर हम लोग को भेज रही है।
बहुत शुक्रिया। आज के लिए बहुत सारे करनूल ज़िले में गए, बहुत सारे मीटिंगां चली, यानी क्लासां चली, अल्लाह का फजल है। बहुत सारे उलमा किराम गए, हमारी तरजीब दी। जैसा बहुत सारे उलमा, नाम नहीं बोल सकता मैं उनके, बहुत सारे उलमा हमारे शहर नंदयाल में भी, इम्तियाज़ अहमद सर, बहुत सारे नेशनल पीजी कॉलेज में उन्होंने भी गए, क्लासें रखो, हमारे लिए तरजीब दी माशाल्लाह। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज तालीम से मुतालिक जगन अन्ना अम्मावड़ी स्कीम की रकम को जारी किया। वज़ीर आला जगन ने साल 2021 और 22 के लिए अम्मावड़ी स्कीम की रकम को जारी किया है। वज़ीर आला ने रवा तालीमी साल के लिए 6,595 करोड़ की रकम जारी की है। इस मरहले की रकमों से 43,93,402 माओं को फायदा होगा और 82,31,502 तलबा फायदा उठाएंगे। श्रीकाकुलम में मुनाकिदा तकरीब में वज़ीर आला जगन ने आंध्र प्रदेश में ज़ेर तालीम पहली जमात से इंटरमीडिएट तलबा के लिए ये रकम जारी की है। जगन अन्ना अम्मावड़ी स्कीम के तहत अब तक जगन हुकूमत 19,618 करोड़ की रकम जारी कर चुकी है। ఈ రోజు అక్షరాల 43,96,000 మంది తల్లులకు తద్వారా దాదాపుగా 80 లక్షల మంది పిల్లలకు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి అక్షరాల 6,595 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. ఆ ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా తమ పిల్లలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేసే దాంట్లో ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు తోడుగా వారికి ఒక మంచి అన్నయ్య కూడా తోడుగా ఉన్నాడు అని తెలియజెప్పే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఈరోజు ముందుకు సాగుతా ఉంది. మీ కుటుంబాల భవిష్యత్తును మీ పిల్లల చదువుల్లోనే చూసుకుంటూ ఆ పిల్లల తల్లులకు, నా అక్క చెల్లెమ్మలకు, మీ అన్న, మీ కుటుంబ సభ్యుడు, మీ జగన్ బెస్ట్ విషెస్ చెబుతా ఉన్నాడు ఈరోజు. वज़ीर आला जगन ने बताया कि अम्मावड़ी स्कीम का वाहिद मकसद बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है, जिससे रियासत और मुल्क की ख्वानदगी में इजाफा हो और एक तालीम याफ्ता समाज तश्कील पाए और बच्चों और खानदानों का मुस्तकबिल संवर जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम के लिए 75% हाजिरी लाजमी है। బడికి వెళితేనే చదువు వస్తుంది. పిల్లలు బడికి వెళ్ళకపోతే చదువు పిల్లలకు దూరం అవుతుంది. కనీసంగా 75% అటెండెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పి జీవో ఇచ్చే రోజుతే ఆ రోజే ఆ జీవోలోనే పొందుపరచడం జరిగింది. అంటే బడి 4 రోజులు జరిగితే కనీసం 3 రోజులైనా కూడా పూర్తిగా పిల్లాడు పాప క్లాసులకు అటెండ్ అయి హాజరై చదువు నేర్చుకుంటూనే ఈ పథకం వర్తింపచేస్తాము అని చెప్పి అనడం జరిగింది. ఎందుకంటే పిల్లల్ని ఒక తపస్సులా చదివించి, అలా చదివించినప్పుడే ఆ పిల్లల జీవితాలు బాగుపడతాయి. ఆ పిల్లల జీవితాలు బాగుపడినప్పుడే ఆ కుటుంబాల తలరాతలు కూడా మారే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 75% హాజరు, 75% అటెండెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పి నిబంధన తీసుకొచ్చాం. शिवसेना के बागी करार दिए गए 16 एमएलएस को नाअहल करार देने का मामला सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को नोटिस जारी की और बागी एमएलएस को नाअहल करार न देने का उबूरी हुक्म जारी किया है। एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से उन्हें और उनके साथियों को नाअहल करार देने के सिलसिले में जारी की गई नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और शिंदे ग्रुप ने अदालत को उनकी जिंदगियों को लाहक खतरे से भी वाकिफ करवाया है। शिंदे ने अलहदा दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महाअघाड़ी इत्तेहाद ऐवान असेंबली में अपनी अक्सरियत खो बैठी है, क्योंकि शिवसेना के 55 में से 38 एमएलए की तायद से वो महरूम हो गई है। शिंदे के हामियों ने डिप्टी स्पीकर नरहरी जेरीवाल की जानिब से उद्धव ठाकरे हुकूमत के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक न कबूल करने के फैसले को भी चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे की अर्जी की समाअत करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी किया और बागी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई न करने की हिदायत दी है और केस की समाअत को 11 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया।
शिवसेना के एमपी संजय राउत को ईडी ने नोटिस जारी की है। ईडी ने 1034 करोड़ के अराजी स्कैम में ये नोटिस जारी की है। संजय राउत ने नोटिस को साजिश से ताबिर किया है। इसी दौरान संजय राउत ने कहा है कि जो लोग शिवसेना में 40 एमएलएस काम करने के बाद बागी बने हैं, ऐसे बागियों का जमीर मर चुका है। उन्होंने कहा कि हर कोई पार्टी की वजह से लीडर बना है। देखिए, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो लोग संपर्क कर रहे हैं, सांसदों से। करने दीजिए, करने दीजिए। हमसे भी संपर्क है, हमसे भी संपर्क होता है, हमसे भी बातचीत होती है कि आप क्यों इतना करते हो पार्टी के लिए, आपको क्या मिला। मिलो, हमको सब कुछ मिला है, पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया है। आप जो संजय राउत यहाँ बैठा है वो शिवसेना की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है, आप सब लोग शिवसेना की देन है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो भाषा है, हम मर जाएंगे हिंदुत्व के लिए। 50 साल में 40 साल में हिंदुत्व के लिए कौन मरा है उसको इतिहास गवाह है, छोड़ दीजिए। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। यशवंत सिन्हा के पर्चे नामजदगी के मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एनसीपी के लीडर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला और दूसरे मौजूद थे। सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा में असल मुकाबला है। सदर जमहूरिया का 18 जुलाई को इलेक्शन होगा, जबकि 21 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। टीआरएस ने बाकायदा तौर पर अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान कर दिया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी के दौर में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने तहकीकाती एजेंसियों के जरिए हरीफों से सियासी इंतकाम लिया है। ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కాలరాసి నరేంద్ర మోడీ రాజ్యాంగాన్ని నడుపుతున్నందుకు వ్యతిరేకంగా మరి రాజ్యాంగంలో ఉండే అత్యున్నతమైన పదవి రాష్ట్రపతి పదవి కాబట్టి ఆ పదవికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిపాదిస్తున్న అభ్యర్థిని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తూ విపక్షాలు ఎవరినైతే బలపరుస్తూ ఉన్నాయో వారిని మేము కూడా మరి బలపరుస్తూ ముందుకొచ్చాం। వారిని తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా జూలై 18న జరిగే ఎలక్షన్లో వారికి మా ఓటు తప్పకుండా అందిస్తాం। సక్సెస్ఫుల్గా వారు చేసింది ఏంటంటే ఈ 8 ఏళ్లలో మోడీస్ పర్ఫార్మెన్స్ is on 3 counts if I have to sum it up. If you look at the numbers, highest unemployment in the last 45 years, highest inflation in 30 years, and highest LPG price in the world. ఇది మోడీ గొప్పతనం। आत्माकूर के जिमनी इलेक्शन में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेकापाटी विक्रम रेड्डी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी दर्ज की। विक्रम रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार को 82,000 से ज्यादा वोटों से हराया। विक्रम रेड्डी की कामयाबी पर आत्माकूर में जश्न मनाया गया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की इस शानदार जीत को वजीर आला जगन की फलाही स्कीम से मंसूब किया गया है। వైఎస్ఆర్సీపీ कैंडिडेट श्री मेकापाटी विक्रम रेड्डी की जीत जो आवाम की जीत है, ये इतनी बड़ी जीत, इसका वाईएसआरसीपी के खिदमत जो जगन मोहन रेड्डी वेलफेयर स्कीम्स कंडक्ट कर रहे हैं स्टेट में, उसे पूरी आवाम उनकी हिमायत है करके दिखाई। ये स्टेट में जो वाईएसआरसीपी और जगन मोहन रेड्डी की स्कीम्स डेवलपमेंट को पूरी आवाम उनका तादुन यानी सपोर्ट दिखाया। उसी सिलसिले में ये जीत विक्रम रेड्डी की जीत सब स्टेट को अच्छे तरह फ्रेश फारिश हो गई। అంతే కదా, రిజల్టే చూపించింది కదా। మీకు వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటే మాత్రం రిజల్టే కనపడుతుంది కదా మీకు। నార్మల్గా ఏంటంటే మనకి 77% ఓట్ షేర్ వచ్చింది అంటే 77% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మనతో ఉండి మనం చేసే కార్యక్రమాలు వాళ్ళు నచ్చుతూ ఏదో విధంగా సహాయపడుతున్నారు కాబట్టి మన పార్టీకి సపోర్ట్కి బయటకు వచ్చి చేశారు। ఆ రిజల్ట్లోనే కనపడుతుంది, ఇంకేం మనం ఏం చెప్పలేదు దాని గురించి ఎక్కువ। అంటే ముందు ప్రయత్నం అయితే మన అన్నగారు ఈ ప్రాంతానికి ఏమేమి కోరుకున్నారో అభివృద్ధి కోసం కానీ, నీటి వ్యవస్థలు కానీ,
ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు ఉద్యోగాలు మెయిన్గా ఏంటంటే అన్నగారు ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలు తీసుకొచ్చి మన యువత అందరికీ ఉద్యోగాలు రావాలని చెప్పి ఎంతో కృషి చేసేవాళ్ళు. ఈ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఆగకూడదని చెప్పేసి పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తాం. రాబోయే ఒక నెలలో మాత్రం మనం ఒక కాంప్రిహెన్సివ్గా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేసి దాన్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ఇవన్నీ పెట్టుకొని మన సీఎం గారి దగ్గర కూడా తీసుకుపోయి ఆయన సహాయం కూడా పొంది మన ప్రాంతానికి రాబోయే రోజులు ఏ విధంగా లోటు ఉండకూడదని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. जिले अनंतपुर के गुत्ती में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद हुआ. अंजुमन कमेटी की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद हुआ. गांधी सर्कल से गुत्ती पुलिस स्टेशन तक रैली का इनेकाद किया गया. रैली में मुकामी अवाम के अलावा उलमा व मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और गुस्ताख नुपुर शर्मा और जिंदाल को गिरफ्तार करने की मांग की. ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए. और आका का फरमान ये है, मन सब्बा नबी जन फक़तुलूहु. आज भी मुसलमान जिंदा है और कल भी मुसलमान थे, इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे. और ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर है, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है. इस्लाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है. कर्नूल टाउन के वार्ड नंबर 42 में घर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ. वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए हफीज खान ने वार्ड नंबर 42 में घर घर पहुंचकर अवामी मसाइल को दरियाफ्त किया और जगन हुकूमत के फलाही स्कीमात के बारे में दरियाफ्त किया. जगन हुकूमत के फलाही स्कीमात से खवातीन समेत समाज का हर तबका कर्नूल में इस्तिफादा कर रहा है. बेसिकली हम लोग घर घर जाके उन लोगों को जितने स्कीम्स आए हैं, उन लोगों की क्या तकालीफ है, क्या परेशानी है, बोलकर पूछ रहे हैं. उसी तरीके से अगर कहीं पर कोई किस्म का सिस्टम एरर है या कोई किस्म की उनको तकलीफ है तो उसको जो है किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, उसके बारे में मुझे जब हम लोग मुआवजा करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं. उसी तरीके से अगर कोई म्यूनसिपालिटी लेवल का काम है या नहीं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम है तो वो भी काम हम लोग के लिए जब भी जो है हम लोग इसके ऊपर एक्शन लिया जाए बोलकर हम लोग को बता रहे हैं. अब तक पब्लिक से जब मिल रहे हैं तो बड़ी खुशी से हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ पेश आ रहे हैं. क्योंकि वाईएसआर चेयुता का जो प्रोग्राम है 18,750 जो 45 ईयर्स से 60 ईयर्स के औरतों को मिलना है या अम्मा बड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है हाईलाइट प्रोग्राम्स हुए हैं. उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारतों को छोड़कर बकिया खुली जगह में इस्तेमाल की अस्पताल की नई इमारत तामीर करने की मांग की है. उस्मानिया मेडिकल कॉलेज एनुमनी एसोसिएशन ने तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव को एक याददाश्त हवाले करते हुए उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर में अतिया देने का भी पेशकश किया है. नई इमारत की तामीर से अस्पताल में बिस्तरों की तादाद में इजाफा होगा और हजारों गरीब अफराद इस अस्पताल से फायदा उठा सकते हैं. లాస్ట్ మంత్ వచ్చింది, 2 నెలల క్రితం వచ్చిన దాంతో మేమందరం హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే దాన్ని అక్కడ పక్కకు పెడుతూ ఇంకా వేరే ప్లేస్ దాంట్లో చాలా ఉన్నది. అదొక వర్క్ టేకప్ చేసినాం అనుకో, మా ఆల్ అల్యూమిని అసోసియేషన్ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాము దీనికి సపోర్ట్ చేయాలని. మా తరఫు నుంచి మేము కంట్రిబ్యూట్ చేసి దాదాపుగా మంచి స్మాల్ అమౌంట్ కూడా కాదు, కోట్ల పైనే మీకు అది అందరూ అబ్రాడ్లో అక్కడక్కడ మన గ్లోబల్ మీట్స్ జరుగుతుంటాయి, వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తాము. చెప్పేసి మాతో అయినంత మటుకు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి పాత దీన్ని కంట్రిబ్యూట్ చేసి గవర్నమెంట్కు మేము 100% చేదోడు వాదోడులాగా ఉంటాం. అందరూ ఏమేదంటే ఇది ఒక పేద ప్రజలకు ఒక న్యాయ పైస లేకుండా సేవలు చేస్తున్న హాస్పిటల్. దయచేసి మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారిని మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారి కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు ఒక స్టార్ట్ చేసారు అనుకో వాళ్ళకు బ్రదర్స్ లాగా మా అంత అల్యూమిని అసోసియేషన్ ఉంటుంది. నేషనల్ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి 3 రోజులు ఇక్కడ ఉండి అంతా ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళు ఏమంటారంటే 200 years వరకు ఈ బిల్డింగ్ ఉంటుంది, దీనికి రీయూజ్ చేయవచ్చు. దాని మీద ఒక హెరిటేజ్ వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళినారు. కోర్టు ఇప్పుడు అది తీయకూడదు, ఇది ఉండాలని.
उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा के ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया। इन 2 सीटों पर बीजेपी की कामयाबी हैरत अंगेज समझी जा रही है, क्योंकि इन हलकों में मुस्लिम वोटों की अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी जीत गई। आजम खान ने बताया कि पुलिस ने मुस्लिम वोटरों को हरासा करके घरों में बंद रखा। दूसरी जानिब बीजेपी को खुली छूट दी गई। कहा है चुनाव था ही कहा, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। भाई और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताना ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन इस तरीके से प्रशासन ने किया, तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो? भाई आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं। सभी देश के अलग अलग जगहों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जहां तक रामपुर का सवाल है, रामपुर का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। आजादी के इतिहास में मेरे ध्यान में पहला मौका होगा जब सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा था। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव के मैदान से गायब ही थी, क्या थी, बल्कि इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, और रामपुर वो जगह है जहां 55% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं। गुजरात फसादात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट पर असदुद्दीन अवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। असद अवैसी ने कहा कि 2002 में जिस वक्त गुजरात फसादात हुए उस वक्त वजीर आला की कुर्सी पर मोदी फायज थे, और क्या उन पर इंतजामी और अखलाकी तौर पर उसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती? हमारी पार्टी का रिएक्शन ये है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, हमारी लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और हमको उस जजमेंट के बारे में इतना हमको थोड़ा मुझे ताजुब भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कोविड के बारे में ये कह दिया कि कोविड कैसे फैल गया। ज़रा मुझे वो समझ में नहीं आया। 450 पेज का जजमेंट है, मगर एक हकीकत ये ज़रूर है कि देश के जनता जानती है कि जब 2002 का जेनोसाइड हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब थे। होम का पोर्टफोलियो उनके पास था। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वो और उनकी सरकार जिम्मेदार है। और अगर आप लोग जो मीडिया में ये जो बाजा बजा रहे हैं क्लीन चिट का, तो भाई तो फिर वो लोग जो हजारों लोग महीनों रिलीफ कैंपों में थे, वो क्यों थे रिलीफ कैंप में? आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला जगन ने जारी की अमावड़ी स्कीम की रकम, 82 लाख से ज्यादा तलबा उठा रहे हैं फायदा। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के काफिले के हैदराबाद से रवानगी, 377 आज़मीन हज जिद्दा पहुंचे। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी, टीआरएस ने की यशवंत सिन्हा की बाकायदा तायद का ऐलान। महाराष्ट्र के बागी एमएलएस को नाअहल करार देने का मामला, शिंदे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हुकूमत को नोटिस। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।